नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में प्यारे बच्चों, आप लोगों के साथ साथ इस चैनल से जुड़ने वाले सभी लोगों का स्वागत है जो हमारे चैनल पे कक्षा 10 के विज्ञान की पढ़ाई कर रहे हैं। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, ये चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है जो अंतिम दौर में चल रहा है और इसके बाद आपका रसायन विज्ञान वाला पार्ट लगभग पूरा समाप्त हो जाएगा। हम आज की कक्षा के बाद पुनः भौतिक विज्ञान जो 1-2 पाठ बचे हुए हैं उनको पढ़ा देंगे। पिछली कक्षा में आपको परमाणु आकार, विद्युत धनात्मकता और विद्युत ऋणीयता के विषय में पढ़ाया गया था। हम इसको पुनः रिवीजन कर देते हैं। परमाणु आकार क्या होता है? किसी परमाणु का साइज उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है और त्रिज्या नाभिक के केंद्र से बाहरी कक्षा के बीच की दूरी को हम परमाणु त्रिज्या कहते हैं। जिस परमाणु की त्रिज्या जितनी अधिक होती है उसका आकार उतना ही बड़ा होता है। तो आवर्त सारणी में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे तो कोषों की संख्या बढ़ती जाती है, कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाती है, जिससे परमाणु आकार आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। और इसके विपरीत आवर्त सारणी में जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणु आकार घटता है, कम होता जाता है। विद्युत धनात्मकता हमने बताया। विद्युत धनात्मकता क्या होती है? विद्युत धनात्मकता धन आयन, किसी तत्व के धन आयन बनाने की प्रवृत्ति को विद्युत धनात्मकता कहते हैं। और ये आवर्त सारणी में जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो ये घटती है और ऊपर से नीचे आते हैं तो बढ़ती है। विद्युत ऋणीयता, विद्युत ऋणीयता क्या होती है? किसी भी परमाणु या तत्व के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को हम विद्युत ऋणीयता कहते हैं। और आवर्त सारणी में हम जैसे जैसे बाएं से दाएं जाते हैं तो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है और वो अष्टक के करीब पहुंचती है। तो अष्टक के करीब जिस परमाणु की कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति अधिक होगी। तो बाएं से दाएं जाने पे विद्युत ऋणीयता बढ़ती है। और इसके विपरीत जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो विद्युत ऋणीयता घटती है। चौथा ट्रेंड है आयनन विभव। इसका ट्रेंड भी, इसकी प्रवृत्ति भी विद्युत ऋणीयता के ही समान होती है। पहले आप आयनन विभव जान लें। हमने पूर्व में भी आपको बताया है, किसी भी परमाणु की बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में अर्थात निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही हम आयनन विभव या आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। और आयनन विभव बाएं से दाएं जब चलते हैं तो आयनन विभव बढ़ता है, ठीक है। और ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनन विभव का मान कम होता है। और ये जो ट्रेंड हम बता रहे हैं ये ऐसा क्यों होता है आपको आगे की कक्षाओं में पढ़ाए जाएंगे, हम भी पढ़ा सकते हैं। जैसे आयनन विभव को ही ले लीजिए, हम बाएं से दाएं जाएंगे तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, ठीक है। और नाभिक आपका धन आवेशित होता है, कक्षाएं ऋण आवेशित होती हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो धन और ऋण के बीच में एक आकर्षण बल लगता है जो बाहरी कक्षा को अपनी तरफ खींचता है। तो जैसे मान लीजिए कि हम बाएं से दाएं चल रहे हैं, पहले समूह में है तो उसकी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होगा। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में बल कम लगेगा। और 7वें में पहुंच जा रहे हैं, बढ़ते बढ़ते 7वें में पहुंच जा रहे हैं तो 7 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होंगे और 7 प्रोटॉन भी होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। तो जो 7 इलेक्ट्रॉनों और 7 प्रोटॉनों के बीच में बल लगेगा वो अधिक होगा अपेक्षाकृत
एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में। कूलॉम का नियम Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ये होता है। तो अब जब ये बल ज़्यादा लगेगा तो कक्षाओं का झुकाव जो है नाभिक की तरफ होगा, ठीक है, और ये बल काफी मजबूत होगा। तो अब इससे एक इलेक्ट्रॉन को हमको निकालने में जो होगा क्या होगा, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा बाहरी कक्षा में तो थोड़ी सी ऊर्जा से वो निकल जाएगा, आयनन विभव वो सब कम होगा। इसके बाद विद्युत धनात्मक प्रवृत्ति, नहीं, ऑक्साइडों की क्षारीय प्रवृत्ति। ऑक्साइडों की क्षारीय प्रवृत्ति जो होती है, ये आपको पूछा जाता है परीक्षा में। ऑक्साइडों की क्षारीय प्रवृत्ति वो बाएं से दाएं चलने पर घटती है। ऑक्साइडों की क्षारीय प्रवृत्ति बाएं से दाएं जाने पर घटती है। जैसे हम तीसरे आवर्त में आते हैं, चलते हैं, जिसमें सबसे बाएं तत्व जो है सोडियम है, इसके बाद बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसके ऑक्साइड जो होंगे वो अधिक क्षारीय होंगे, और ये क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी, और इसका ऑक्साइड जो होगा वो काफी अम्लीय होगा, बहुत प्रबल अम्लीय होगा। तो ऑक्साइडों की क्षारीय प्रवृत्ति बाएं से दाएं जाने पर घटती जाती है। तो ये सब कुछ था आपके आवर्त सारणी के विषय में। और एक जो प्रश्न आपको पूछे जाते हैं परीक्षा में उसको हम आपको बता दें। कई बार पूछा गया है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। जैसे एक प्रश्न है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 है, तो आवर्त सारणी में उसकी स्थिति बताइए। स्थिति का मतलब कि वह किस समूह में होगा और किस आवर्त में होगा, ठीक है। तो 15 फास्फोरस का होता है। इसके लिए आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखनी होगी। क्या आप बता सकते हैं कि 15 जिस तत्व का परमाणु क्रमांक है उसकी आवर्त सारणी में स्थिति क्या होगी? इसमें से कोई बच्चा जानता होगा तो बता सकता है, व्हाट्सएप पे वो कर सकता है। इसके लिए हमको आपको इसके लिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखनी पड़ेगी, जो बोरबरी के नियम के अनुसार जो 2n² नियम होता है उस अनुसार से लिखेंगे। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 5। 2 8 10 5 15 हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ग या समूह हमको लिखना है, और आवर्त, यही आवर्त सारणी में स्थिति होगी इसकी। तो वर्ग या समूह क्या होगा? इसकी बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही वर्ग या समूह होगा। तो माने 15 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का वर्ग या समूह क्या होगा? 5वां होगा। ये तत्व 5वें समूह में स्थित होगा। अब हमको आवर्त ज्ञात करना है जो बाएं से दाएं होता है। तो जितनी कक्षाएं बनती हैं, कितनी कक्षा बन रही है? पहली कक्षा ये है, दूसरी कक्षा ये है और तीसरी कक्षा ये है। कुल 3 कक्षाएं बन रही हैं। तो ये आवर्त क्या होगा इसका? तीसरा। माने 15 परमाणु क्रमांक वाला तत्व आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त के 5वें समूह में स्थित होगा। आप आवर्त सारणी खोल करके देख करके चेक कर सकते हैं कि 15 परमाणु क्रमांक वाला तत्व कहाँ पे स्थित है। जो हमने बताया है आवर्त सारणी में उसकी स्थिति वही आएगी, ठीक है। इस तरह के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं।
तो इस पे ध्यान दीजिएगा। और रसायन विज्ञान आज पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और अगली कक्षा में हम पुनः आपसे मिलते हैं भौतिक विज्ञान विद्युत वाले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।